Welcome everyone. Today I will be solving mock test paper of BCR part. In the previous session we have solved accounts, law. Now we will solve BCR. The remaining two subjects will be solved in next sessions. तो मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर सीरीज का मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भी दे दिया और आपको गूगल ड्राइव में भी लिंक दिया हुआ है. आप पहले इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके बाद में आप अगर पढ़ना चालू करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल या फिर लैपटॉप पर अगर आप इसको रीड करके फिर उसके बाद अगर पढ़ाई करेंगे तो दैट विल बी स्लाइटली अनकंफर्टेबल. बेटर रहेगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसके बाद में आप इसकी पढ़ाई करना चालू करें. मॉक टेस्ट पेपर, एज द नेम सजेस्ट, these are simply the papers which the institute takes. पहले इंस्टीट्यूट इसको फिजिकल एग्जामिनेशन लेता था. एग्जामिनेशन के 1.5 महीने पहले अक्टूबर मंथ में, नवंबर में एग्जाम, अक्टूबर मंथ के अंदर में इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन लेता था मॉक टेस्ट पेपर फिजिकली स्टूडेंट्स को बुलाकर, और उसको वेबसाइट पर भी दिया करता था. बट आज के दिन फिजिकली लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा वेबसाइट पर इंस्टीट्यूट ने दे दिया, वहीं से इसको हम लोगों ने डाउनलोड किया. मॉक टेस्ट पेपर एकदम इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन पेपर का फॉर्मेट में होता है. जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वैसे ही. एक बात मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, ये जो इंग्लिश का पार्ट है और लॉ का पार्ट दोनों एक ही आंसर शीट में आपको लिखना पड़ता है, एंड द सेम पर्सन विल बी चेकिंग द कॉपीज टुगेदर. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट अकाउंट्स का लॉ का पार्ट और इंग्लिश का पार्ट आपको एक ही साथ में करना है. खैर, यहां पर इंस्टीट्यूट ने जो मॉक टेस्ट पेपर दिया है इसमें लॉ को अलग दिया है और इंग्लिश पार्ट को अलग दिया है. मैंने उनको दोनों को कंबाइन कर दिया और आपको व्हाट्सएप में मॉक टेस्ट पेपर दिया है और साथ ही साथ गूगल ड्राइव पर भी मैंने अपलोड किया है. चलिए हम लोग पढ़ना पहले शुरू करते हैं. ये इंग्लिश का पार्ट जो है दैट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी सिंपल. बहुत अच्छी तरह से आज हम लोग इसके अंदर में डिस्कशन करेंगे. एग्जामिनेशन में कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को पिकअप करना है, कैसे हम लोगों को लंबे लंबे पैसेजेस पढ़ने हैं, इस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. कैसे हम लोगों को नोट्स बनाने हैं, ये चीज हम लोग ऑलरेडी नॉर्मल क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार ये रिवाइज के हिसाब से, रिवीजन के हिसाब से हम लोग इसको कर लेंगे. बहुत ही अच्छा सा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा और आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे. अब इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में देखिए, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है 10 मार्क्स का, और उसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस और दिए हैं, उनमें से 3 अटेम्प्ट करना है. पहला क्वेश्चन कंपल्सरी 10 मार्क्स का और उसके बाद 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं. तो मतलब टोटल आपको फर्स्ट क्वेश्चन और उसके बाद 3 और 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. 10 मार्क्स के 40 मार्क्स हो गया. सिंपल. पहला कंपल्सरी और बाद में 3 आउट ऑफ 4. चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट हमेशा एक पैसेज देता है और उसके ऊपर 5 मार्क्स का छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछता है. सेकंड पार्ट में अगेन एक पैसेज देता है और उसके ऊपर में आपको नोट्स बनाना पड़ता है, हेडिंग, सब हेडिंग, और उसके बाद उसका समरी आपको लिखना पड़ता है. और उसके बाद में इंस्टीट्यूट हर टर्म में एक, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में हर टर्म में एक प्रेसी राइटिंग देता है. लेटर राइटिंग काफी फ्रीक्वेंट रहता है. आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग काफी फ्रीक्वेंट रहता है. लेटर राइटिंग नॉर्मली रहता ही है. रिज्यूम कभी कभी आ सकता है. मीटिंग का एजेंडा आपको बनाने के लिए बोल सकता है. और साथ ही साथ कम्युनिकेशन चैप्टर, जो पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन, इस चैप्टर से हमेशा 8 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन जरूर पूछता है. उसमें आपको 6 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ता है हर क्वेश्चन का पहला पार्ट. ये सारी चीजें आपने हम लोगों को नॉर्मल क्लास में बता दिया. सर इसमें क्या बताने की दरकार. कम्युनिकेशन चैप्टर से 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सेकंड क्वेश्चन का पार्ट ए, थर्ड क्वेश्चन का पार्ट ए, फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट ए, फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट ए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. चलिए, और उसके बाद सेंटेंस एंड वोकैबुलरी से 12 से लेकर 14 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन पूछता है. 1 मार्क का हर क्वेश्चन रहता है सेंटेंस एंड वोकैबुलरी. एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स काफी पूछता है, फ्रीक्वेंसी है उसकी काफी अच्छी. और उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस. इस तरह से सेंटेंसेस के ऊपर में 12 मार्क्स से 14 मार्क्स तक पूछता है. मैं रिपीट करता हूं, सारा पेपर का पैटर्न आपको मालूम है. पहला पार्ट जो है लॉ का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है और 2 से लेकर 6 तक में अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5, 12 मार्क्स का.
पता है सर। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट्स रहते हैं, एक पैसेज जिसके ऊपर में क्वेश्चंस रहते हैं, फिर एक दूसरा पैसेज इंस्टीट्यूट देता है, उसके ऊपर में नोट्स आपको बनाना पड़ता है और समरी आपको पूछता है। नोट्स 3 मार्क्स का और समरी आपको 2 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 इनमें से आपको 3 आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। इनमें हर क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है 8A, 9A, 10A, 11A, ये हमेशा कम्युनिकेशन से आता है, ऑलवेज कम्युनिकेशन चैप्टर से आता है। सी पार्ट जो है ये 2 मार्क्स का रहता है, कम्युनिकेशन चैप्टर से हमेशा 2 मार्क्स का आता है। इसका जो सी पार्ट है, सॉरी, इसका जो सी पार्ट है ये हमेशा नॉर्मली 5 मार्क्स का रहता है। इसके अंदर में बड़े क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें पार्ट सी में पूछता है। और बी पार्ट जो रहता है वो हमेशा 3 मार्क्स का रहता है, सेंटेंस एंड वोकैबुलरी से 3 मार्क्स का पूछता है। तो दिस इज द पेपर का फॉर्मेट दैट यू हैव टू कंसिडर। कम्युनिकेशंस हर पार्ट का, हर क्वेश्चन का पहला पार्ट, लास्ट पार्ट प्रेसी राइटिंग, ये किसमें रहेगा, लेटर राइटिंग, मेमोरेंडम राइटिंग, रिज्यूम, कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर में, आर्टिकल, रिपोर्ट, सब कुछ। और सेंटेंस एंड वोकैबुलरी से 12 मार्क्स के आसपास का जरूर पूछता है। ये जो पहला बी पार्ट रहता है ये 1 मार्क करके एक एक क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन। तो दिस इज द पेपर का फॉर्मेट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसमें मॉक टेस्ट पेपर में भी ऐसा कैसा फॉर्मेट यूज किया गया इंस्टीट्यूट में। आइए हम लोग अभी पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 8। सर इसका क्वेश्चन नंबर जो है इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 1 बोला है। इट्स ओके, ग्रो अप, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दिस। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन सब में इस लेवल पर आकर बात नहीं करते हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, फिर 3, फिर 4 एंड 5। ये इंग्लिश पार्ट का फॉर्मेट है जो कि आपको हम लोग नॉर्मल क्लास में बता चुके हैं। अब आइए देखिए इंस्ट्रक्शंस में, क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 5 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आउट ऑफ द रिमेनिंग अटेम्प्ट एनी। बहुत अच्छी बात है, पर हम लोग पूरा ही करेंगे। आइए देखिए, बोलिए। सब एक पैसेज दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा आसान सा पैसेज दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही एक आसान सा पैसेज, ये रूरल इकोनॉमी पर एक पैसेज दिया हुआ है कि इंडियन रूरल इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, क्या ग्रोथ रेट था, उसके चलते देश की नॉर्मल जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ा, किस ईयर में उसका कितना ट्रेंड था, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, इसके चलते रूरल इकोनॉमी डेवलप हुआ। और आज के दिन रूरल इकोनॉमी में ट्रेंड्स क्या है, मैं रिपीट करता हूं, रूरल इकोनॉमी के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है। वो क्या है पैसेज, वो हम लोग पढ़ेंगे कि रूरल इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है देश की जीडीपी के अंदर में, रूरल इकोनॉमी में ट्रेंड्स क्या है, ग्रोथ के ट्रेंड्स क्या है, और प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है, पास्ट ट्रेंड्स क्या है, और फ्यूचर मतलब प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है, किस तरह से रूरल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और चौथा, गवर्नमेंट का एक्शन टू प्रमोट दिस रूरल इकोनॉमी। 4 पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किया हुआ है इस पैसेज में। एक एक करके हम लोग पूरा पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देखिए, पैराग्राफ को समझने पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी पैसेज अगर आपको देता है, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द पैसेज। पैसेज का मैसेज आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना। ऑब्वियसली पैसेज को क्या पढ़ेंगे, मतलब रट्टा थोड़ी ना मारेंगे। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज नाउ मच मोर क्लोजली लिंक्ड टू स्टेट ऑफ रूरल इकोनॉमी देन इट वाज एवर वाज। मतलब आज के दिन समझ में आ गया, रूरल इकोनॉमी से काफी हद तक कनेक्टेड है। पास्ट में इतना कनेक्टेड नहीं था, पर आज के दिन है, सबसे ज्यादा है। Sustaining a 7%, 7.5% growth in GDP would be dependent, contingent का मतलब dependent, on higher growth in rural household consumption. सिंपल समझ में आ गया कि सब बताने की दरकार नहीं है। 7.5% जीडीपी ग्रोथ के लिए अगर इसको सस्टेन करना है तो दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन हायर ग्रोथ इन रूरल हाउसहोल्ड कंजम्पशन। ये सब जो वर्ड्स है ना, अंडरलाइन कुछ नहीं करना। हो सकता है इन पर क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा कि टू सस्टेन 7.5% ग्रोथ इन जीडीपी क्या चीज पर डिपेंडेंट है, हायर ग्रोथ इन रूरल हाउसहोल्ड कंजम्पशन। ठीक, अगर गांव बढ़ेगा, रूरल हाउसहोल्ड अगर कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो देश का जीडीपी भी बढ़ेगा। अच्छा सर, जीडीपी का मतलब तो तुम लोग को याद है ना,
देश की नेशनल इनकम C+I+G+X, याद है ना? C मतलब कंजम्पशन, जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना जीडीपी बढ़ेगा। रूरल एक्सपेंडिचर, अब ये डेटा है, याद नहीं कर पाएंगे, डेटा याद नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। रूरल एक्सपेंडिचर grew 5.7% annually during 2005 से 15 against 5% annual growth in the preceding decade। मतलब पहले 5% से ग्रो किया था 95 से लेकर 2005 तक, फिर 2005 से 15 तक 5.7%। As the government increased social sector spending during the last 10 years, इसका मतलब अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ा तो रूरल एक्सपेंडिचर बढ़ा। ये मतलब, और वैसे ही रूरल कंजम्पशन के ऊपर जीडीपी डिपेंड करता है। रूरल कंजम्पशन के ऊपर देश का जीडीपी डिपेंडेंट है। सब शॉर्ट में हम लोग, however the average rural monthly per capita expenditure is 1430, still about half of the average urban monthly expenditure। urban monthly expenditure per capita मतलब एक एक आदमी एवरेज में रूरल एरियाज में 1400 खर्च करता है और अर्बन एरियाज में 2600 खर्च करता है एवरेज। इसमें कोई आदमी करोड़ों में खर्च करता है, कोई आदमी सैकड़ों में भी खर्च करता है। मंथली एक्सपेंडिचर, a higher social sector spent by the government is the key to sustain high economic growth। अगर गवर्नमेंट सोशल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा। एज इट विल कट रूरल पॉपुलेशन सोशल एक्सपेंडिचर बर्डन, लीविंग देम विद मोर डिस्पोजेबल इनकम टू बाय कंज्यूमर गुड्स, क्लोथ्स एंड व्हीकल्स। समझ में आ गया कि अगर गवर्नमेंट सोशल एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगा, अगर उनको फ्री में स्कूल्स, फ्री में कॉलेजेस, फ्री में ट्रांसपोर्टेशन, फ्री में अगर फूड, फ्री में एजुकेशन अगर प्रोवाइड करेगा तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा ज्यादा बचेगा रूरल एरियाज के अंदर, फार्मर्स के पास या रूरल एरियाज के पास। अगर उनको फ्री में खाना प्रोवाइड किया जाए, कपड़े प्रोवाइड किया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, ट्रैवलिंग प्रोवाइड किया जाए, तो उनके लिए खर्चे के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए, क्लोथ्स एंड व्हीकल्स के लिए पैसे ज्यादा बचेंगे। कॉमन सेंस। द गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर इंस्टेंस had significant contribution in disposable income। the national मनरेगा की बात कर रहा है, ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गारंटीड इतना करोड़ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 230 करोड़ परसेंटेज, 230 करोड़ परसेंटेज, इसका मतलब 230 करोड़ पॉपुलेशन नहीं है, 230 करोड़ पॉपुलेशन नहीं। मान लो अगर 23 करोड़ पीपल को 10 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया, 230 करोड़, वैसे हो गया मल्टीप्लाई, परसेंट इनटू डेज। दिस फेल टू 166 2 years later in 2014-15 this fell to 166। मोदी जी आए थे, उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर में अलॉटमेंट कम किया था, उसके चलते एम्प्लॉयमेंट कम था। पहले 230 करोड़ था, अब 166 करोड़, काफी कम। द एवरेज मनरेगा वेजेस वाज 152 पर डे। A similar employment level in 2014-15 would result in additional rural income generation of more than 9,700 करोड़। तो ये बोलता है कि ये जो इतना कम हुआ 64 करोड़ डेज का, इसके लिए गवर्नमेंट को 9,700 करोड़ रुपए और खर्चा करना पड़ता था, पर गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने खर्चा नहीं किया। इसलिए देखो इसमें गवर्नमेंट का नाम नहीं लेते, मोदी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेते, यहां पर आप अपने मन से कोई भी नाम नहीं यूज करेंगे। ठीक सर, सिंपल सी बात है, पैसेज का समरी बताइए। पैसेज का समरी कुछ नहीं है, खास स्पेशल चीज नहीं है, इसमें सिर्फ यही बोला है कि रूरल कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो देश का जीडीपी बढ़ेगा। आगे बढ़ते। Further, other social sector spent by the government through various schemes for health, education, rural household, and will reduce the rural household expenditure burden on social goods and services। ये ऑलरेडी इसमें आ चुका है, वापस से दिया हुआ कि अगर गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है तो अगर गवर्नमेंट इनको इलेक्ट्रिफिकेशन या हाउसिंग, एग्रीकल्चर और फाइनेंशियल इंक्लूजन देता है तो ऑब्वियसली इनका सोशल गुड्स एंड सर्विसेज में खर्चा कम होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा कम होता है, हेल्थ में खर्चा कम होता है, तो बाकी सामान वो लोग ज्यादा खरीद कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट का सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उनका रूरल एक्सपेंडिचर, उनका हाउस का खर्चा घटेगा, उनका सेविंग्स बढ़ेगा।
This will lead to increased spending on apparel and footwear. कपड़े और जूते खरीद पाएंगे. FMCG, consumer service and consumer durable. The spending pattern rural areas will depend upon household income category. अच्छा, ये जो spending pattern है ये आपकी इनकम पर भी डिपेंडेंट है. समझ गए? तो क्या क्या चीज पर डिपेंडेंट है? इनकम पर डिपेंडेंट है. चल, अकॉर्डिंग टू इंडिया ब्रांड, अब ये अलग ही बात कर रहा है. अकॉर्डिंग टू इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, द रूरल, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, IBEF, द रूरल FMCG मार्केट इज ग्रोइंग एट अराउंड 13% ओवर द पास्ट 5 years. ये बहुत पुराना पैसे दे दिया है, 2015 का पैसे दे दिया है, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे. When we were not even born, 2015, oh my god, that's a very long time back. My god, हम लोग पैदा भी नहीं होते, इतना पुराना 2015. क्या बोले? The rural FMCG market was growing, एक पुराना सा पैसे दे दिया और उसके ऊपर में मतलब बहुत ही ridiculous. It is expected to reach 100 billion in next 10 years from 19 billion in 2014-15. 19 billion से 100 billion पहुंच जाएगा next 10 years. Such growth is possible only with sustained growth in rural economy and household disposable income. समझ गए कि आज के दिन 19 बिलियन है, ये 10 साल बाद ऑलरेडी इसमें 6 साल बीत चुका है. ठीक है, 6 साल ऑलरेडी बीत चुका है, 6.5 साल 7 साल बीत चुका ऑलरेडी. 2014 का बात है, 14-15. तो और अगले 10 साल में 19 मिलियन से बढ़कर रूरल कंजम्पशन, क्या चीज में कंजम्पशन? रूरल FMCG मार्केट की बात कर रहा है. लिखना हो तो लिख लो, क्या ये नेक्स्ट 10 इयर्स में रूरल FMCG मार्केट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मार्केट. इन द लास्ट फ्यू इयर्स रूरल हाउसहोल्ड हैज शोन अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन apparel and footwear. पिछले कुछ वर्षों में हम लोग देख रहे हैं कि रूरल फार्मर्स और कॉटेज इंडस्ट्री के गांव के लोग फुटवियर और अपैरल में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, which were more of semi urban and urban characteristics. Hitherto का मतलब presently, hitherto का मतलब presently. This segment is expected to see decent growth in coming years in rural markets, especially in ready to stitch and ready to wear clothes, t-shirt, denims and sandals. जैसे जैसे देश तरक्की करता है, पहले लोग स्टिचिंग करके कपड़े पहनते थे, अब रेडी टू वियर गारमेंट्स पहनते हैं. चल, पहले लोग घर में फर्नीचर बनाते थे, अब आप रेडीमेड फर्नीचर खरीदते हैं. हर चीज आप रेडीमेड खरीदने की कोशिश करते हैं. पहले आप घर में दही बनाते थे, घी बनाते थे, अब आप सारी चीजें रेडीमेड खरीदने की कोशिश करते हैं. रेडी टू स्टिच, रेडी टू वियर क्लोथ्स, टी-शर्ट, डेनिम, सैंडल्स एक्सेट्रा. काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये इस पैसेज का, ये ट्रेंड है. पहले बात समझो क्या बात कर रहा है. फर्स्ट पैराग्राफ में बात किया, पैसेज का मैसेज समझो. फर्स्ट पैराग्राफ में दे हैव टॉक्ड अबाउट इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिपेंडेंट अपॉन रूरल कंजम्पशन. ठीक, फिर इसके बाद यहां तक ट्रेंड दिया. ट्रेंड्स, पास्ट ट्रेंड्स. ठीक, कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है. ट्रेंड्स देते समय डेफिनेटली इसने ये बात किया कि मनरेगा के अंदर में गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट कम किया तो इसके चलते एम्प्लॉयमेंट कम और इसके चलते लोगों का कंजम्पशन कम. फिर इसके बाद एक जनरल बात कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट का सोशल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा. फिर इसके बाद ये प्रेजेंट ट्रेंड्स की बात. चलिए, द रूरल कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट. देखो यहां पर किसकी बात कर रहा था? FMCG मार्केट. यहां पर किसकी बात कर रहा है? ड्यूरेबल कंज्यूमर मार्केट, कंज्यूमर ड्यूरेबल. यहां पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ग्रोसरी का सामान, और यहां पर कंज्यूमर ड्यूरेबल का मतलब व्हाइट गुड्स का, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल.
यहां पर किसकी बात कर रहा है? एफएमसीजी मार्केट की। और यहां पर किसकी बात कर रहा है? व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स का मतलब, व्हाइट अप्लायंसेस का मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एक ही हो गया, फ्रिज, ओवन, ये सब चीजों को व्हाइट अप्लायंसेस बोलते हैं। The rural consumer durable market is roughly 35% of overall 10 billion market as of 2014-15. This segment is expected to see higher volume growth in the rural areas as the urban markets are getting saturated. आज के दिन शहरों के अंदर में हर आदमी के पास ये व्हाइट अप्लायंसेस सफिशिएंट है, तो इंडस्ट्रीज का माल शहरों में बिक नहीं रहा। अब नेक्स्ट उनका ग्रोथ फेज है रूरल एरिया। सिटीज में सैचुरेशन आ गया, नेक्स्ट फेज है, and the next cycle of growth here would come from replacement and upgrades. शहरों के अंदर में रिप्लेसमेंट और अपग्रेड्स होंगे, बट रूरल मार्केट्स के अंदर में नए लोग सामान, नए लोग खरीदेंगे। शहरों में हर आदमी के पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, वो लोग रिप्लेस करेंगे, अपग्रेड करेंगे, परंतु रूरल एरियाज में नए लोग खरीदेंगे। इन रूरल मार्केट द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू राइज फॉर सच आइटम्स सच एज रेफ्रिजरेटर, टू व्हीलर्स एंड अदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आगे चलते हैं, समझ में आ गया। The recent media interactions and public speeches of Prime Minister and Finance Minister indicates a policy shift. आज के दिन देश प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर्स के स्पीचेस से पता लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी में शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स लुकिंग एट increased spending on social schemes and targeted subsidies for the needy. The government is thinking of shifting its policy towards rural areas में ज्यादा पैसा हम लोग प्रोवाइड करेंगे। Such measures will spur rural economy and have a positive impact on sectors such as consumer goods, apparel and footwear and consumer durables and services. अब मेरे को तुम लोग बताओगे क्या इनके क्वेश्चंस होंगे। अब देखो, एक सिंपल सा पैसेज दिया हुआ है आपको, इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा सा पैसेज दिया हुआ है, इसके बेसिस पर आपको अब आंसर पूछा है। बोलिए, व्हाट हैज बीन द लेटेस्ट एक्सपेंडिचर ट्रेंड इन द लास्ट फ्यू इयर्स? पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड है, मेरे को पिछले पेज से आंसर देखकर बताइए। सामने आपके स्क्रीन के आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इन द लास्ट फ्यू इयर्स रूरल हाउसहोल्ड हैव शोन अ ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन अपैरल एंड। तो सर, इसको एग्जामिनेशन में क्या डायरेक्ट यहां से लैंग्वेज कॉपी करेंगे? नो, इट्स नॉट गुड टू सिंपली कॉपी फ्रॉम पैसेज। तो इसको अपनी लैंग्वेज में हल्का सा चेंज कर सकते हैं। द लेटेस्ट ट्रेंड इज कि रूरल एरियाज के अंदर में इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन अपैरल्स एंड फुटवियर्स, जो कि प्रीवियसली सिर्फ अर्बन एरियाज में होता था और सेमी अर्बन एरियाज में होता था, वो रूरल एरियाज में भी होना चाहिए। हाउ कैन हायर सोशल स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट बूस्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ? तुम लोग बताओगे कि गवर्नमेंट का सोशल एक्सपेंडिचर का मतलब स्कूल पर, कॉलेजेस पर, हॉस्पिटल्स पर, ट्रैवलिंग पर, हेल्थ पर खर्चा कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। तुम लोग एक काम करो, इसका सीधा सीधा आंसर आपको पैसेज में ही दिया हुआ है। यहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि इससे आपका खर्चा घटेगा, ऑब्वियसली सेविंग्स बढ़ेगा और ग्रोथ होगा। लिखना है तो लिख लो। दिस विल रिड्यूस, देखो ठीक से इसका आंसर इसमें सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ है, देखो हायर स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट will reduce
rural savings, next line, this will increase their disposable income, for spending on, this will increase their disposable income for spending on apparel and footwear, comma, apparel and footwear, comma, FMCG, and consumer durables. This will lead to higher economic growth. चलिए, बोलिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट द रूरल मार्केट? रूरल मार्केट्स के लिए कौन सा चीज सही है, पढ़ के बताइए. इंक्रीज यूजेज ऑफ रेडी टू वियर क्लोथ्स, यस. इंक्रीज परचेजिंग ऑफ लग्जरी आइटम्स सच एज, लग्जरी आइटम वर्ड गलत है पर ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड टू व्हीलर्स, यस ट्रू. यहां पर लिखा हुआ था ना, same to same word. The rural FMCG market has been growing at around 13% over the past 5 years. पिछले 5 सालों में 13% के आसपास ग्रो कर रहा है. ये ट्रू, ट्रू. Rural growth is possible only with sustained growth in rural economy and household disposable income. कॉमन बात है, ट्रू. ऑल. अब बोलिए, what are the important points of media interactions and public speeches of Prime Minister and Finance Minister? Finance Minister और Prime Minister की बातों से क्या लग रहा है, बोलिए. That government is looking towards increased spending on social schemes and targeted subsidies for the poor. ये आंसर. आप इसके बगल में लिख लीजिए आंसर 4, तो यहीं पर मिल गया. आंसर 4 तो यहीं पर मिल गया. यहां पर करीब करीब आपका आंसर नंबर 1 था. आई, चले खत्म. विच इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तुम लोग बताओगे इनमें से क्या चीज ट्रू नहीं है. Several employment schemes have tremendously contributed in raising disposable income among rural households. बिल्कुल अलग अलग employment scheme जैसे मनरेगा have tremendously contributed in raising disposable income. Yes, बिल्कुल सही. It has contributed. Other social sector spent by the government will help reduce expenditure burden on social goods and services. ठीक है, एकदम सही है. Other social sector spending by the government will help reduce expenditure burden on social goods and services. अगर गवर्नमेंट खर्चा करता है तो पब्लिक को, रूरल पब्लिक को सोशल गुड्स एंड सर्विसेज में, सोशल गुड्स का मतलब होता है एजुकेशन, हेल्थ. सोशल गुड्स का मतलब होता है एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवलिंग. ट्रू. The increase in employment rate
shows the enormity of the impact that increased focus on one scheme alone can have. ये बोलता है कि खाली एक स्कीम मनरेगा में अगर आप फोकस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ये गलत है। बहुत सारी स्कीम होनी चाहिए। लिख लो, हिंदी में लिख लो इसको। Only one scheme cannot affect employment rate. फर्स्ट स्टेटमेंट और लास्ट स्टेटमेंट दोनों, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। देख लो, ओनली वन स्कीम कैनॉट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। आई द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर विल डिपेंड ऑन हाउसहोल्ड्स इनकम कैटेगरी। ये तो लास्ट में बोला ही था कि इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जब ये क्वेश्चन खत्म होता है तो ये पैसेज खत्म हो गया। यहाँ पर इट्स ओवर। अब नेक्स्ट आपको पैसेज दिया, ये जो पैसेज है वो अगला पैसेज, इसका आंसर नीचे के हिसाब से लिखना पड़ेगा। बहुत ही अजीब अजीब से पैसेज इंस्टीट्यूट दे सकता है, जैसे ये इकोनॉमिक्स का पैसेज, अब ये ह्यूमन बिहेवियर का पैसेज देगा, पॉजिटिविटी के ऊपर में पैसेज देगा। आप एक काम करिए, पैसेज मेरे साथ में मैं रीड करता हूं, उसके बाद में हम लोग इसके पर बात करेंगे कि ये क्या बोलना चाहता है। Make notes using heading, subheadings, abbreviations wherever necessary, और write summary। ये नीचे वाले पैसेज, read the passage given below, उससे नीचे वाले पैसेज का नोट्स बनाना है और समरी बनाना। नोट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे आप क्लास 9-10 में साइंस की क्लास में, फिजिक्स की क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में या हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास में आप नोट्स बनाते थे, उसी को आप नोट्स, अलग अलग चार्ट्स, छोटे छोटे वर्ड्स आप यूज करते थे, वही होता है नोट्स, और कोई स्पेशल चीज नहीं है। There is nothing special at all. Make notes using headings, subheadings and abbreviations whenever necessary. और राइट समरी आपको लिखना है 2 मार्क्स का। समरी के अंदर में आप पैसेज का थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, करीब करीब। प्रेसी और समरी हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। प्रेसी नहीं, समरी लिखना है। प्रेसी का मतलब क्या होता है, समरी का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिया था कि प्रेसी का मतलब होता है आप अपने मन से कोई ओपिनियन नहीं दे सकते। आपको प्रेसी पैसेज का 1/3 में आपको प्रेसी लिखना पड़ेगा, अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। पर समरी में ऐसे कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं, आप अपनी लैंग्वेज लिखिए, पैसेज की लैंग्वेज लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट्स का मतलब क्लास 9-10 में जो आप साइंस और हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास में आप बनाते थे वो नोट्स, और समरी का मतलब शॉर्ट में लिखना है। बोलिए, पॉजिटिविटी के ऊपर पैसेज है, पढ़िए, ऊपर में लिख लो, लाइफ में पॉजिटिविटी का इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग इन लाइफ। बोलिए, लैंग्वेज देखिए, पैराग्राफ का लैंग्वेज देखिए। The test of life are its plus factors. Overcoming illness and suffering is a plus factor, for it molds character. Steel is iron plus fire. Soil is rock plus heat. So let's include the plus factor in our lives. What is this? The test of life are its plus factors. Positivity. मुश्किलों से आप कितना सामना कर पाते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। लिखो, प्लस फैक्टर का मतलब मुश्किलों से कितना सामना कर सकते हैं। ओवरकमिंग इलनेस एंड सफरिंग इज अ प्लस फैक्टर, ये बात। परेशानियों से आगे निकलने को आप बोलते हैं प्लस फैक्टर। जैसे स्टील इज आयरन प्लस फायर, लोहे को जलाया जाएगा तब स्टील बनेगा, पत्थर को गलाया जाएगा, हीट किया जाएगा तब मिट्टी बनेगी। सो लेट्स इंक्लूड द प्लस फैक्टर इन आवर लाइफ। प्लस फैक्टर का मतलब यहां पर बात कर रहा है कि परेशानियों से लड़ने की ताकत,
फाइटिंग द ऑड्स, लिखो पावर टू फाइट द ऑड्स, ओवरकमिंग इलनेस एंड सफरिंग, ओवरकमिंग problems. Sometimes the plus factor is more readily seen by simple hurt. Mias tells the story of a mother who brought into her home as a companion to her son a little boy who happened to have a hunchback. Mias एक फेमस पर्सनालिटी थी, वो एक स्टोरी उन्होंने दिया of a mother who brought into her home as a companion to her own son a little boy who happened to have a hunchback. मतलब अपने बेटे के लिए एक साथी लेकर आए, एक गरीब बच्चे को ढूंढ कर लाए जिसके पीठ पर एक कुबड़ था। पीठ पर एक कुबड़ समझते हो? हंच, जैसे कैमल, कैमल के पीठ पर एक हंच होता है। अरे नहीं समझे क्या? कैमल की पीठ के ऊपर एक हंच होता है ना, वैसा ही एक बच्चे की पीठ के ऊपर कुबड़ था। वो सड़क से लेकर आए, एक औरत अपने बच्चे के दोस्ती के लिए, बच्चे के लिए एक दोस्त लेकर आए, मतलब एक गरीब बच्चे को गोद ले ली। उन्होंने अपने बेटे को वार्न कर दिया कि इस की पीठ के ऊपर में जो हंच है उसका मजाक मत उड़ा, मजाक मत उड़ा। बट एक दिन शी वाज एस्टोनिश्ड टू सी दैट जब दो बेटे उसके बात कर रहे थे, मेरी बात सुनो, एक औरत का एक बेटा है, उसने एक गरीब बच्चा लेकर आया जो कि उसको पसंद आ गया, तो उसकी पीठ पर कुबड़ था, उसको लेकर आया ताकि उसके दो बच्चे हो, और अपने ओरिजिनल बच्चे को उसने बोल दिया कि तुम इसका मजाक मत उड़ा। अब एक दिन वो बात कर रहे थे, बात करते करते मम्मी ने सुना और शी वाज वेरी सरप्राइज कि किस तरह की बातें कर रहे थे। कि जो नॉर्मल बच्चा था वो दूसरे बच्चे को बोलता है, कुबड़ वाले बच्चे को, हंच वाले बच्चे को बोलता है कि तुम्हारी पीठ के ऊपर जो हंच है क्या है, व्हाट इज दिस, कि जो पीठ के ऊपर में। तो दूसरा बच्चा, मतलब जो हैंडीकैप बच्चा था, काफी पका गया, काफी दुखी हो गया। परंतु उस दूसरे बेटे ने, ओरिजिनल बेटे ने कहा कि मेरे को लगता है कि एक डब्बा है जिसके अंदर में पंख है, एक एंजल आएगी और तुम्हारे इस पंखों को तोड़कर, इस बॉक्स को खोलकर पंखों को खुला कर देगी और तुम उड़ जाओ। जस्ट लुक, शी हैज वार्नड हर सन टू बी केयरफुल नॉट टू रेफर टू हिज डिसेबिलिटी। The boys were playing and after a few minutes she overheard her son say to his companion, do you know what you have got on your back? तुमको पता है तुम्हारे बैक में क्या है? उसके बेटे ने कहा अपने दोस्त से, तुमको पता है तुम्हारे बैक में क्या है? The little boy was embarrassed. उसका दोस्त काफी embarrassed हो गया. But before he could reply, his playmate continued, it is the box in which wings are, your wings are. Someday God is going to cut it open and then you will fly away and be an angel. ठीक है, समझ गए? ये पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा है, मतलब उसके पीठ पर जो कुबड़ है वो उसका हैंडीकैप है, बट उसको भी पॉजिटिव तरीके से लिया गया कि ये गॉड का गिफ्ट है जो कि एक दिन इसको खोलेगा और हमारे पास पंख आएंगे। इट्स लाइक पॉजिटिविटी की बात कर रहा है ये। Often it takes a third eye, my God, unbelievable statement है ये, unbelievable. Often it takes a third eye or a change in focus. This passage is talking about कि positivity is everywhere, हर जगह पर पॉजिटिविटी है। कहीं पर अगर आप कुछ गलत भी देखते हैं तो उसमें से भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करिए। दैट इज द मैसेज गिवन बाय दिस पैराग्राफ। लिखना हो तो लिख लो, वी हैव टू फाइंड पॉजिटिविटी even in difficulties. We have to search positivity even in difficulties. Often it takes a third eye or a change in focus to see the plus factor. अब यहां पर पॉजिटिविटी की बात कर रहा है, ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, चक्रव्यूह तोड़ना. Walking along the corridors of a hospital recently where patients were struggling with fear of pain and tests. अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर
पेशेंट्स तड़प रहे हैं उनको देखकर दुखी मत हो, बट बल्कि आई वॉज पर्टर्ब्ड, एंक्शियस, मैं घबरा गया था। पर्टर्ब्ड का मतलब एंक्शियस। What gave me a fresh perspective with the sayings put up everywhere intended to uplift. वो देखकर मैं घबरा गया था। हॉस्पिटल में एक बार चला गया और वहां पर पेशेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, दर्द से तड़पड़ा रहे हैं, उनकी परेशानियां, डिफिकल्टीज देखकर, उनका हेल्थ देखकर मैं घबरा गया था, एंक्शियस हो गया था। बट मेरे अंदर वापस से पॉजिटिविटी आया। कहां? What gave me a fresh perspective was the sayings put up everywhere intended to uplift. चारों तरफ जो बोर्ड्स लगे हुए हैं, दीवारों पर जो लिखा हुआ है कोटेशंस, उनको देख। One saying made me conscious of the beauty of universe in the midst of pain, suffering and struggle. The other saying assured me that God was with me when I was in deep water and no troubles will overwhelm me. मतलब वहां पर भी मेरे को पॉजिटिविटी नजर आई। That is the plus factor. The import of these sayings also made me aware of the neither springs that flow into, neither का मतलब होता है underline, that flow into people's life when they touch rock bottom or are lonely or guilt ridden. The neither springs make recovery possible and they bring peace and patience in the midst of negative forces. अभी ये क्या बात कर रहा है समझने की कोशिश करो कि जब आप एकदम नीचे चले जाते हैं, आपकी जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है, वहां पर भी आपके अंडरलाइन कोई स्प्रिंग है, पॉजिटिविटी है। अंडरलाइन स्प्रिंग, नीदर स्प्रिंग्स का मतलब होता है अंदर में रहने वाली पॉजिटिविटी, अंडरलाइन पॉजिटिविटी। स्प्रिंग्स का मतलब स्प्रिंग, जब आदमी नीचे गिरता है, स्प्रिंग को जितना तेजी से दबाओगे उतना ज्यादा ऊपर बढ़ता है। एग्जैक्टली जितना नीचे ज्यादा गिरोगे उतना तेजी से ऊपर बढ़ोगे। आपके अंदर में वो स्प्रिंग होना चाहिए। अंडरलाइंग स्प्रिंग दैट फ्लोज इनटू पीपल्स लाइफ व्हेन दे टच रॉक बॉटम और आर लोनली और गिल्ट रिडन। द नीदर स्प्रिंग्स मेक रिकवरी पॉसिबल एंड दे ब्रिंग पीस एंड पेशेंस इन द मिडस्ट ऑफ नेगेटिव। मतलब आपके अंडरलाइंग पॉजिटिविटी जैसे जितना नीचे जाओगे उतना आपको ऊपर लेकर जाएगी, रिकवरी करवाएगी। The forces of death and destruction are not so much physical as they are psychic and psychological. कितना अच्छा सेंटेंस। The forces of death and destruction are not much physical. मतलब आदमी डेथ से जितना नहीं दर्द होता उतना उसके बारे में सोचकर दर्द होता। डिस्ट्रक्शन से उसका जितना नुकसान नहीं होता उसके बारे में सोचकर उतना नुकसान। आदमी मरता एक दिन है और उसके बारे में रोज सोचता है। मरने में जितना दर्द नहीं होता उससे ज्यादा दर्द उसके बारे में सोच कर होता है। इसका मतलब ये है, लिख लो इसका मतलब क्या है। डेथ से जितना पेन नहीं होता उसके बारे में सोचने से, साइकोलॉजिकल थॉट से उतना पेन। When malice, hatred and hard-heartedness are prevail, they get channeled as forces of destruction. जब आप घृणा, ईर्ष्या के बारे में सोचते हैं तब वो आपको डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर ओपननेस, पीस एंड गुड हार्टेडनेस अभी ज्ञान है। The forces of life gush forth to regenerate hope and joy. The life force is triumphant when love overcomes fear. Both fear and love are deep mysteries, but the effect of love is a worldly. अरे यार ठीक है, love mysteries को solve करता है and fear tends to destroy it. हो गया समझ। Love is generally the plus factor. यहाँ पर plus factor क्या बोल रहा है? Love. यहां पर लव इज जनरली द प्लस फैक्टर। यहां पर प्लस फैक्टर क्या बात कर रहा था? नीदर स्प्रिंग्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ लीजिए। इट इज ट्रू देयर इज नो शॉर्टेज और डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट, फोर्सेस एंड पीपल who seek to destroy others and in the process destroy them, but at the same time there are signs of love and life everywhere that are constantly enabling us to overcome setbacks. For let's not look at the gloom and doom, let us seek positivity and happiness. For it is when you seek that you will find what is waiting to be discovered. अब इन बड़ी बड़ी बातों में इसका मैसेज क्या है, मैसेज समझ में आया? आओ इसका नोट्स के बारे में हम लोग सोचते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, नोट्स लिखते समय आपको पहले आप ऐसे नोट्स लिखा करते थे कि
किसी चीज के 2 पॉइंट्स उसके सब 2 पॉइंट्स वैसे नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां से स्टार्ट किए, उसके अंदर में 2 सब पॉइंट्स है वो यहां से स्टार्ट किए, फिर दूसरा पॉइंट यहां से स्टार्ट किए, उसके अंदर में 2 सब पॉइंट्स है यहां से स्टार्ट किए। ये मतलब इसको अरेंजमेंट करना पड़ता है, सिस्टमैटिक ढंग से सेटिंग करना पड़ता है। अरे देखो ना, जैसे सेटिंग तो यही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट है ABCD यहां पर थोड़ा अंदर में आओ, मेक नोट्स। बोलिए, मेक नोट्स में क्या करो? प्लस फैक्टर्स, टेस्ट ऑफ लाइफ इज इक्वल टू प्लस फैक्टर, overcoming illness is plus factor, steel is iron plus fire, soil is rock plus heat। इस तरह से ये पहला पैराग्राफ का बन गया। अब जब सेकंड पैराग्राफ का बात करोगे तो इसके ठीक नीचे लिखो, ये मतलब इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में क्या किया गया है, इसको इन्होंने 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे लिख दिया। डोंट डू दिस। ये पॉइंट नंबर 1 है, फिर इसको लिख दिया 1.1, फिर 1.2, 1.3। डोंट राइट दिस। एरो दो, मोर देन सफिशिएंट। Sometimes the more plus factor is more readily seen by simple hearted people like kid. Plus factor seen by simple heart। अब इनके अंदर में नोट्स बनाते समय कई बार आपको कुछ छोटे छोटे नियम फॉलो करने पड़ते। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इन्होंने इसमें एब्रिविएशंस बहुत ज्यादा अनाप शनाप एब्रिविएशंस यूज, उतना जरूरत नहीं है एब्रिविएशंस। फैक्टर को उन्होंने लिखा FCTR। हे प्रभु, जितना देर में आप FCTR लिखेंगे उतना देर में तो आप फैक्टर पूरा लिख देंगे। सिंपल को इन्होंने लिखा SMPL। अरे जितना देर में आप SMPL लिखेंगे उतना देर में आप पूरा सिंपल लिख देंगे। Institute has made a mess of making notes. That's why note making seems to be very difficult for every student except you. जितना देर में आप सिंपल वर्ड लिखेंगे उतना देर में आप SMPL लिखेंगे, जितना देर उतना देर में तो आप सिंपल लिख देंगे। क्या स्पेशल है? फैक्टर सी प्लस फैक्टर seen by simple head। Example of a boy with hunch on his back। इसके अंदर में आपको पूरा डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं है। व्यू डिसेबिलिटी पॉजिटिव, बस। Like this you will be writing these notes। सर तीसरा पैराग्राफ क्या था? इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं,
Often it takes a third eye or change in focus to see the plus factor. Change in focus, बस इतना ही लिखे काफी. Change in focus needed to see plus factor. In hospital, patient suffering. अरे जो आप नोट्स बनाते थे वही नोट्स तो बना रहे हैं, इसमें क्या स्पेशल है? In hospitals, patient suffering, but sayings on wall are positives. But positive sayings on wall uplift. अब वो पॉजिटिव सेइंग्स का एग्जांपल अगर देना है तो यहां पर लिख सकते हो. पॉजिटिव सेइंग्स का एग्जांपल अगर देना है तो यहां पर लिख सकते हो. पॉजिटिव सेइंग्स क्या क्या थी? ये थी पॉजिटिव सेइंग्स. One saying made me conscious of the beauty of universe in the midst of pain. एक saying. The other saying assured me that God was with me. Beauty of universe amidst. यही तो था नोट्स. इसमें एब्रिविएशंस ज्यादा यूज मत करना, मैं आपको बता रहा हूं. बी स्मार्ट इनफ, डू नॉट यूज टू मेनी एब्रिविएशंस, क्योंकि जितना देर आप एब्रिविएशंस को एक्सप्लेन करोगे उतने ज्यादा, उससे उतनी टाइम में तो आप नॉर्मल पूरा स्टेटमेंट लिख लोगे. This is how we prepare notes. This is how we prepare notes. चलिए, like this you will prepare notes. अब चौथा पैराग्राफ. Import of these saying made me aware of neither springs that flow into people's life. Neither springs. Number 4, presence of neither springs in life. वहां से सेंटेंस ढूंढो. Neither spring make recovery possible. When people touch rock bottom, neither springs make recovery possible. अब क्या कर सकते हो? नीदर स्प्रिंग को तुम शॉर्ट में लिख सकते हो, रिकवरी को थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो, पॉसिबल को थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो, पर ज्यादा मत लिखना शॉर्ट में प्लीज, क्योंकि जितना आप एब्रिविएशंस यूज करोगे उतना आपको बाद में परेशानी ज्यादा होगी. चलिए, नंबर 5, forces of death and destruction are not physical but they are psychological.
ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और साइकोलॉजिकल, नॉट फिजिकल। इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा करना है कि सेटिंग कुछ ऐसा करना है, अगर आप कंप्यूटर में एक काम करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सेटिंग कुछ ऐसा करना है कि जैसे ये पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 है, ये एक ही नीचे में होना चाहिए। जहां से ये प्लस फैक्टर स्टार्ट करे उसी के ठीक नीचे चेंज होना चाहिए, उसी के ठीक नीचे प्रेजेंस होना चाहिए, उसी के ठीक नीचे फोर्सेस होना चाहिए। अरे समझिए ना, सेटिंग अच्छा लगना चाहिए। इसके ठीक नीचे ये, इसके ठीक नीचे ये, इसके ठीक नीचे ये, इस तरह का। फिर इसी को और एक्सप्लेन किया। दिस इज हाउ वी मेक नोट्स, नथिंग स्पेशल एट ऑल। समरी बनाना है आपको अरेंज करके बस। फोर्सेस आर फिजिकल नॉट, आर साइकोलॉजिकल नॉट फिजिकल। malice hatred are destruction, openness peace, regenerate hope and joy। लिख दो। पहला पॉइंट क्या लिखोगे अंदर में, इसके अंदर में malice hatred are destruction, openness peace, regenerate hope and joy। openness peace, love is plus factor, love is plus factor, brings, क्वेश्चन क्या है, love is the plus factor, brings, builds character। हो गया यार, अब creates bond, has infinite reach। चलिए खत्म। अरे एक पैराग्राफ और है, नंबर 7। presence of destructive elements। क्या लिखा हुआ है, इट इज ट्रू देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ, इसमें तुम नो शॉर्टेज ऑफ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट भी लिख सकते हो। बट साइंस ऑफ लव एंड लाइफ, इसको तुम 7 8 की जगह पर इसको अंदर में लिख लो, इसको अंदर में लिख लो, फोर्सेस ऑफ लाइफ।
इसको अंदर में, नो सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स बट साइंस ऑफ लव everywhere. Look at do not look at क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं और कुछ नहीं. Do not look at gloom and doom but look at positivity and happiness. चलिए हो गया. ये है नोट्स. अगर इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो आप उसको नीचे में एब्रिविएशंस लिख सकते हैं. 5-7 4-5 शॉर्ट फॉर्म जरूर यूज कर लेना चाहिए, बेटर है. अब जैसे मैंने क्या क्या यूज किया, डिस्ट्रक्टिव, प्लस, और मैंने क्या यूज किया, और तो मैंने कुछ खास यूज नहीं किया. 5-6 तो कम से कम यूज कर लेना चाहिए कीज. आइए खत्म, इसको हटा रहा हूं मैं. और फिर इसके बाद इसका समरी लिखना. काफी यूजफुल डिस्कशन था ये. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11. सर ये 8 नहीं है, बता रहा हूं ना, एग्जाम में 8 आता है. 6 क्वेश्चन लॉ के और उसके बाद ये जो अभी की ये 7, फिर ये 8, 9, 10. अब इसका हर फर्स्ट पार्ट में थ्योरी रहता है कम्युनिकेशन चैप्टर से. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेन नेटवर्क एंड व्हील एंड स्पोक नेटवर्क. चेन नेटवर्क क्या होता है, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क क्या होता है, जो कि आपको मैंने अपनी बुक में पेज नंबर 1.8 पर दिया है. चेन नेटवर्क ये होता है लाइक दिस. यहां पर कंपनी का प्रेसिडेंट, यहां पर वीपी प्रोडक्शन, वीपी मार्केटिंग, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फिर उसके नीचे वर्कर, फिर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, उसके नीचे सेल्समैन, लाइक दिस. ये होता है चेन नेटवर्क. और व्हील एंड स्पोक नेटवर्क क्या होता है, ये आपको याद आएगा. एक छोटे बिजनेस के अंदर में मैं ही सारा काम करता हूं, उसको बोलते हैं व्हील एंड स्पोक नेटवर्क. मतलब सारा का सारा काम मैं खुद ही करता हूं. एक बुटीक है हमारा, उसका एक एग्जांपल दिया था कि बुटीक के अंदर में वर्कर से भी मैं ही बात कर रहा हूं, कस्टमर से भी बात कर रहा हूं, सेल्समैन से भी मैं ही बात कर रहा हूं, ऑपरेटर से भी मैं ही बात कर रहा हूं, फाइनेंस के लिए भी मैं ही अरेंजमेंट कर रहा हूं, सारा डिसीजन मैं ही ले रहा हूं. दैट इज नोन एज व्हील एंड स्पोक नेटवर्क. याद आ गया सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2A, मतलब जिसको क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं. 8 का ए नंबर, एग्जामिनेशन में 8 नंबर, उसका बी नंबर जो है वो 3 मार्क्स. पहला क्वेश्चन होता है, ए पार्ट होता है 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का पूछा है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 मार्क्स का होता है वैसे. फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन होता है वो होता है 3 मार्क्स का. और सी नंबर पार्ट होता है 5 मार्क्स. 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5. सर यहाँ पर 1 + 4 लिख दिया, इट्स ओके, ऐसा नहीं होता. चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. सिनोनिम से, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, और एंटोनिम्स का मतलब उल्टा. कहीं पर लिखना हो तो लिख लो सिनोनिम. सर बताया हुआ है आप, सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग और एंटोनिम का मतलब उल्टा मीनिंग. सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग. चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. क्लैमर, क्लैमर का मतलब होता है चिल्लाना. येल,
देख लो, चिल्लाना। अस्वेज का मतलब होता है शांति, शांत करना। बताओ मेरे को। अफर्म मतलब अप्रूव। साइलेंस का मतलब बताने की दरकार नहीं है। ट्यूमेंट का मतलब भी होता है चिल्लाना। बताओ मेरे को क्या आंसर होगा इसका, क्लैमर का? ट्यूमेंट। नेक्स्ट, अस्वेज का मतलब होता है काम। सिलेक्ट अ सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड कॉबल। कॉबल का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट। इसका एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम। कंस्ट्रक्ट। इनडिफरेंट का मतलब कुछ नहीं करना। सिंथेसाइज का मतलब कंस्ट्रक्ट। सिंथेसाइज का मतलब भी कंस्ट्रक्ट, कंप्लीट करना। डिस्ट्रॉय, इसका उल्टा पूछा है, एंटोनिम। चलिए आगे बढ़ते। अब इनके आंसर देख सकते हैं आप। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। आई वाज वाटरिंग द प्लांट। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस याद है ना? एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। ये एक्टिव है, इसको पैसिव। तो क्या आंसर होगा इसका? द प्लांट्स were being watered by me। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दो। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में उल्टा कर दिया। ग्रामर है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट कॉल मी, ही सेड कॉल मी बैक लेटर। तुम लोग बताओ मेरे को। ही सेड टू कॉल हिम बैक। कॉल हिम होगा कि कॉल हर होगा? कॉल हिम। चले, अब इसका एक प्रेसी लिखना है। राइट अ प्रेसी। क्या चीज है ये? पैसेज है। इसको शॉर्ट में लिखना है। ये ऑलरेडी इतना शॉर्ट है, इसको और छोटा करना है। क्या बोल? राइट अ प्रेसी एंड गिव एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज। सर समरी में टाइटल देना चाहिए क्या? दे सकते हैं, समरी में टाइटल दे सकते हैं, और प्रेसी में भी टाइटल देना पड़ेगा। दोनों में टाइटल दे देंगे। बोलिए। लिबरलिज्म इज फाउंडेड ऑन द बिलीफ। ये क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? ये फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है। लिखो, फ्रीडम। इंटॉलरेंस। फ्री स्पीच। सुनिए, liberalism is founded in the belief in human liberty. Unlike rats and monkeys, human beings are supposed to have free will. अपनी इच्छा से जो मर्जी हम काम कर सकते हैं, फ्रीडम, आजादी। This is what makes human choices the ultimate moral and political authority in the world. इंसान जो चीज चूज करता है उसी से पॉलिटिकल पावर क्रिएट करता है। वोट बैंक मतलब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। लिबरलिज्म इज फाउंडेड ऑन द बिलीफ इन ह्यूमन लिबर्टी। Unlike rats and monkeys, human beings are supposed to have free will. This is what makes human choices the ultimate moral and political authority in the world. ठीक है सर, समझ? फ्रीडम की बात करता है कि फ्रीडम से ही मॉरल और पॉलिटिकल अथॉरिटी मिलता है। If you happen to be amid the riots in Washington on the day after Martin Luther King was assassinated, ये क्या है सर?
ये फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, हाईलाइट नहीं करना है। 1968 में फ्री स्पीच के बारे में बात करने वाला एक सोशल साइंटिस्ट था, पब्लिक सर्वेंट था, मार्टिन लूथर किंग। ही वाज नॉट अ किंग, अमेरिका का एक सिविल सर्विस एक्टिविस्ट था। जैसे मान लो अन्ना हजारे, अन्ना हजारे नाम सुना ना, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे दिल्ली के, उसके पहले अन्ना हजारे, समझ गए ना, उस टाइप के एक सोशल एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम के बारे में बात करते थे, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते थे। 1968 में उसको मार दिया गया, उसके चलते वॉशिंगटन में दंगे फैल गए, अमेरिका में मारा गया, वॉशिंगटन में दंगे फैल गए, पेरिस में दंगे फैल गए। माय गॉड, अमेरिका में उसका मर्डर किया गया और वॉशिंगटन, अमेरिका में तो दंगा फैला ही, और पेरिस में भी उसका दंगा फैल गया अगले महीने। If you happen to be amid the riots in Washington on the day after Martin Luther King was assassinated, और in Paris in May, पेरिस में अगले महीने दंगे फैले, अप्रैल में मारा गया था और उसी दिन अमेरिका में, और नेक्स्ट मंथ में पेरिस में, फ्रांस में, और एट द डेमोक्रेटिक पार्टीज कन्वेंशन इन शिकागो इन अगस्त। 4 महीने तक दंगे चले, 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 4-4.5 महीने दंगे। यू माइट हैव वेल थॉट दैट द एंड वाज नियर, तुमको लगा होगा कि इन दंगों के अंदर में पूरे अमेरिका में दंगा फैला हुआ है, फ्रांस में दंगा फैला हुआ, पूरे दुनिया में दंगा फैला हुआ है। So everyone was feeling that अमेरिका का अंत नजदीक है, but while Washington, Paris and Chicago were descending into chaos, the Soviet system seemed destined to endure forever. रशिया के अंदर में पूर्ण शांति थी, क्योंकि रशिया में डेमोक्रेसी नहीं थी, रशिया में हमेशा डिक्टेटर राज किया करते थे। आज के दिन भी ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप ही है, डेमोक्रेसी हार्डली कुछ है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं होता। रशिया में भी इलेक्शन होता है, नाम मात्र का, नहीं के बराबर। इंडिया नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर है अमेरिका, जहां पर इलेक्शंस का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इंडिया में अभी तक तो है, फ्यूचर के बारे में पता नहीं, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। एंड अ सोवियत सिस्टम सीम डेस्टाइन्ड, मतलब रशिया के अंदर में काफी शांति थी, क्योंकि वहां पर डिक्टेटर था, कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्री विल नहीं थी, हर कोई आदमी हर कुछ नहीं बोल सकता। Yet 20 years later, it was Soviet system that collapsed. But हुआ क्या? दंगों के टाइम पर सब सोच रहे थे कि अमेरिका का अंत नजदीक है और रशिया में पूर्ण शांति है, बट 20 साल बाद क्या हुआ? रशिया कोलैप्स कर गया और अमेरिका खड़ा रह गया, डेमोक्रेसी खड़ा रह गया। The clashes of 1960 strengthened liberal democracy, while the stifling climate in Soviet bloc pressed its demise. परंतु वहां पर जो घुटन की, ये जो दंगे थे 1960s के, इन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया, परंतु रशिया के अंदर में जो घुटन थी, उससे रशिया कोलैप्स कर गया, अलग अलग देश आजादी मांगने लग गए। अब बताओ मेरे को, इसका प्रेसी आप लिख पाएंगे आराम से? समझिए सर पैसेज। सर ये सारी चीजें जो है, आप जब तक न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पर नहीं पढ़ेंगे ना, आप लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे पैसेज, क्योंकि ये पैसेज जितने भी है सारे टाइम्स ऑफ इंडिया से कॉपी करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया से ओपिनियन पेज में कॉपी करता है। तो मैं आपको रेगुलर क्लास में बार बार बोलता हूँ कि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ते हैं, तो यू विल बी इन अ वेरी बिग ट्रबल, क्योंकि आप दुनिया के बारे में जानते नहीं है। चलिए, इसका आपको प्रेसी लिखना है। चलिए, तो प्रेसी कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में इसके बारे में पैसेज को शॉर्ट में लिख देंगे अपने मन से, बट इस पैसेज का लैंग्वेज को यूज नहीं करना। चलिए, सर इसका टाइटल क्या देंगे? प्रेसी का टाइटल क्या देंगे? प्रेसी का टाइटल देंगे लिबरलिज्म या फ्री विल विंस इन द एंड, या फिर फ्री विल डोमिनेट्स सोसाइटी, या सोसाइटी which enjoys free will always
एग्जिस्ट फॉर एवर। लिख लो टाइटल्स क्या क्या हो सकता है, फ्री विल या लिबर्टी प्रिवेल्स फॉर एवर, ये टाइटल हो सकता है। चलिए आई, अब नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंस इन कम्युनिकेशन। कोहेरेंस का मतलब क्या, कनेक्शन। द सेंटेंसेस शुड बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। पेज नंबर 1.10 पर आपको दिया हुआ, पेज नंबर 1.10 पर आपको दिया हुआ इसका सॉल्यूशन। The sentences should be arranged in a logical and sequential manner. Ideas should be interconnected. It should be relevant to the point. जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है उससे कनेक्टेड होने चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए, और उनको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कोहेरेंस इन कम्युनिकेशन। 6 C's इन कम्युनिकेशन। पेज नंबर 1.10 पर जाकर देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस। आई, चलिए अब बोलता है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। पॉजिट, पॉजिट का मतलब होता है अजम्पशन। तुम लोग मेरे को बताओ, हाइपोथेसाइज का मतलब भी होता है अज्यूम। कैटलॉग, डिस्प्ले, कैटलॉग जानते ही हैं, प्राइस कैटलॉग। पार्शिकल का मतलब होता है फनी। एंटोनिम, सिलेक्ट अ सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। ऑगर, ऑगर का मतलब होता है शगुन, डायरेक्शन। शगुन, शगुन समझते हो, शुरुआत, बिगिनिंग, शुरुआत, गुड बिगिनिंग। हार्बिंगर का मतलब भी वही होता है, बिगिनिंग, हार्बिंगर ऑफ चेंज। हेरल्ड का मतलब भी बिगिनिंग। राइजेबल का मतलब होता है कॉमेडी। कॉन्ट्रा इंडिकेट का मतलब रिवर्स बिगिनिंग। रिवर्स मतलब ये शुरुआत, ये अंत। ये शुरुआत, ये अच्छा शब्द बिगिनिंग, ये बुरा बिगिनिंग, बैड बिगिनिंग। चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तुम लोग बताओ, एवरीवन इज गोइंग टू लव हर, शी विल बी लव्ड बाय एवरीवन, शी इज गोइंग टू बी लव्ड बाय एवरीवन, शी इज गोइंग टू बी लव्ड बाय एवरीवन। Change the following into indirect speech. My mother said she had headache the day before. My mother said she had headache the day before. My mother said that she had a headache the day before. चलिए, अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिएगा हर क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट 2 मार्क्स का। ओ माय गॉड, ये लोग 1 मार्क्स का क्यों करता है, मैं क्या बोलूंगा। एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का बोलता है, ठीक है। ये सब हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझेंगे नहीं, ठीक है। आगे, यू आर जेएम
सीनियर एसोसिएट्स ऑफ XYZ लीगल, एक सेकंड, senior associate of XYZ legal and you have been approached by KC of ABC Enterprise for legal services. What nonsense. एक लीगल फर्म के सीनियर एसोसिएट जेएम जय मोदी, यू आर जय मोदी या जय मुंदड़ा व्हाटएवर, जॉन मोदी, सीनियर एसोसिएट ऑफ XYZ लीगल, एक लीगल फर्म के फाउंडर या फिर सीनियर पार्टनर हो तुम, और एक कस्टमर तुमको अप्रोच किया है लीगल सर्विस के लिए कि हम लोगों को लीगल सर्विस दीजिए। राइट अ लेटर टू शेयर द फीस प्रपोजल ऑफ द डिस्कस सर्विस। एक लेटर, नॉर्मल लेटर आपको लिखना है, कोई स्पेशल नहीं है। हम एक लॉयर है, मेरे पास एक क्लाइंट आया कुछ लीगल सर्विस के लिए, मेरे को उसको फीस कोट करना, तो कैसे कोट करेंगे? ऑब्वियसली द लैंग्वेज शुड एंड इन सच अ वे दैट कि हम लोगों को लगता है कि आपको ये फीस रीजनेबल लगा है एंड विल लुक फॉरवर्ड टू सर्व यू, दैट्स इट, नथिंग एल्स। शुरुआत नहीं, मतलब एंड की बात कर रहा हूं। तो हम लोग एक लॉयर हैं और हम लोगों के पास एक क्लाइंट आया है, उसको हम लोग को सर्विस फीस बताना है, उसका एक लेटर लिखना है। लेटर नोट्स में इंस्टीट्यूट इस तरह से लिखता है, ये सब नहीं करना है। 4.1 4.2 व्हाट नॉनसेंस, बकवास, ये सब ऐसे नहीं करना। should not be doing this. बोलिए, डेट दे दिया, टू, ये सब लेटर का फॉर्मेट बताना पड़ेगा क्या? It was a pleasure speaking to you earlier today. We are grateful to you for reaching out to us. कितना polite language है। Kindly contact, ये स्टार्टिंग कितना पोलाइट है और एंडिंग कितना पोलाइट है। स्टार्टिंग भी पोलाइट और एंडिंग भी। XYZ Legal is a boutique law firm set up by in 2019. As required, I have a short profile of a firm for your reference. अपना प्रोफाइल भी आपने दे दिया। Further, based on our discussion, I understand that you require your support, require our support in vetting. Vetting का मतलब होता है excessive detail, extraordinary detail, detail analysis. Vetting a master service agreement proposed to be entered with one of your customer support service provider. मान लो अमेजोन, हम एक लॉयर हैं, अमेजोन मेरे को अप्रोच किया, क्या चीज के लिए? वो अपने किसी कस्टमर सपोर्ट सेंटर से एग्रीमेंट करना चाहता है, उस एग्रीमेंट को हम लोगों से बनवाना चाहता है या उसकी एनालिसिस करवाना चाहता है। उसके लिए हम लोगों को अप्रोच किया कि लॉयर साहब, वकील साहब, आप इस एग्रीमेंट को स्टडी करके बताइए कि ये परफेक्ट है कि नहीं। तो फॉर दिस पर्पस वी चार्ज अ कंसोलिडेटेड professional fees of 40,000 which includes vetting the terms of agreement and attending any calls, negotiation with the service provider and so on. चलिए, बहुत ही सिंपल सा लेटर है, एक छोटा सा आपको लेटर। कंटेंट से ज्यादा इंस्टीट्यूट इसके फॉर्मेट पर ध्यान देता है कि क्या आपने फॉर्मेट फॉलो किया है कि नहीं। अब लेटर का फॉर्मेट में तो एग्जामिनेशन में स्टूडेंट मिस्टेक करेगा, एवरीवन विल बी अ चैंपियन। हर स्टूडेंट लेटर का फॉर्मेट तो बिल्कुल सही लिखेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। कौन गलती करेगा? लेटर का फॉर्मेट कौन जानता नहीं है? सब जानते हैं, एवरीवन नोज लेटर का फॉर्मेट। अब आप ये अपने आप कर लीजिएगा। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पेज नंबर 1.2 पर अगर आप जाएंगे तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 6 तरह के होते हैं। वोकैलिक्स, काइनेसिक्स, याद है? बॉडी लैंग्वेज, वोकल लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, आर्टिफैक्चुअल लैंग्वेज, 6 तरह की, याद है ना? पेज नंबर 1.2 पर जाकर एक बार देखिए अपनी बुक में। बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, आर्टिफैक्चुअल लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज, टच लैंग्वेज,
ये सबके बारे में एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, आर्टिफैक्चुअल लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज और टच लैंग्वेज। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ सुटेबल एंटोनिम। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी। एंटोनिम पूछा आपसे, बताइए आप। चलो, इमिनेंट का मतलब होता है ऑलवेज। उल्टा, टेम्परेरी का उल्टा क्या होगा? ऑलवेज। टेम्पोरल। एफर्मल का मतलब भी टेम्परेरी। एफिनिटी का मतलब होता है लव, अफेक्शन, नियर, नियरनेस। क्या होगा बताओ? टेम्परेरी का उल्टा ऑलवेज। बोलिए। Someone has made a, rewrite the following sentence in passive voice. Someone has made a mistake. A mistake has been made by someone who, obviously the mistake has been made. Direct speech को indirect speech. Rita said, I am seeing my brother tomorrow. Ria said that she will be seeing her brother the next day. Yeah, the following day. Ria said that she will be seeing her brother the next day, the following day. Next, write an article of about 250 to 300 words on a topic impact of working from home on careers. वर्क फ्रॉम होम से कैरियर पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या क्या चीजों के बारे में आप लिखोगे? कैरियर के ऊपर में क्या क्या इफेक्ट पड़ा वर्क फ्रॉम होम से? वर्किंग आवर्स बढ़ गए, एंजाइटी बढ़ गया, सोशल कनेक्शंस टूट गए, हेल्थ या एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। वेजेस कम मिलने लग गए, ट्रेनिंग डिफिकल्ट हो गई। चले खत्म। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे आर्टिकल। अरे इन पॉइंट्स के हिसाब से नहीं लिखना, पैराग्राफ में लिखना, 5-6 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ जितना आपका। राइट अ रिपोर्ट ऑन स्कूल रीओपन आफ्टर 1.5 ईयर्स। अच्छा, आर्टिकल में और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? डू यू रिमेंबर आर्टिकल और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? बोलो। नहीं याद? एकदम फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। जाकर चेक करिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया था आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स में क्या डिफरेंस। आर्टिकल्स में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, डेट वेट का जरूरत नहीं है, एग्जांपल्स दे सकते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल्स पर। रिपोर्ट के अंदर में आपको फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा, डेट देना होगा। कोई एग्जांपल न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और ये आर्टिकल एक ओपिनियन है, और ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट। स्कूल विल बी रीओपन आफ्टर 1.5 इयर्स, बैक टू स्कूल। इसके अंदर में आप लिखेंगे कुछ ऐसा, यू विल बी स्टार्ट राइटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, स्टेट का नाम नहीं दोगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट
has declared that the schools will start on this particular day, 15 November, 15th of November 2021, after a gap of more than 1.5 years. The government has declared that the schools will reopen on this particular date. The government has ordered all the schools to sanitize their premises before starting the classes. The students will not be forced. The government has ordered not to force the student to attend the physical classes. All the schools must provide the option of online classes along with physical classes. The student should maintain, the school should maintain the COVID protocol. They should follow the COVID protocol with proper sanitization facilities, hand sanitization facilities, temperature, thermal checking. The students who feel ill should not be allowed to attend the school and all. ये सारी चीजों के बारे में बताना है. And they should also have a quarantine center. If a student is sick, they should quarantine him and his contacts immediately. Like this. तो यहां पर आप एक रिपोर्ट के फॉर्मेट में लिखोगे. रिपोर्ट के अंदर में एक डेट दोगे और फिर अपने मन से कोई लैंग्वेज नहीं, नॉर्मल स्टेटमेंट लिखोगे कि गवर्नमेंट का क्या क्या ऑर्डर आया. ये होता है रिपोर्ट. और आर्टिकल अपनी भाषा में लिखो. आई चले. द लास्ट क्वेश्चन, कल्चरल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. पेज 1.11 पर एकदम अच्छी तरह से एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, कल्चरल बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. कि कल्चर के डिफरेंस के चलते क्या क्या बैरियर्स आते हैं. हम कुछ अलग सोचते हैं, आप कुछ अलग सोचते हैं. आपको पढ़ाया था मैंने कल्चरल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीजों को, अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों को अलग अलग एक्सप्लेन किया जाता है. डिफरेंट पीपल use the same word in different ways. That is cultural difference. किसी कंट्री के अंदर में, जैसे इंडिया के अंदर में हम लोग दिवाली की छुट्टी बहुत बड़ी मानते हैं, पर हो सकता है जिस देश में आप काम करते हैं वहां पर फैमिली से मिलने जाने के लिए आपको छुट्टियां नहीं मिले. तो कल्चरल बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस के बारे में बहुत सारा एग्जांपल दिया था. चलो पेज नंबर 1 पर. नेक्स्ट, अब ये idioms and phrases के बारे में बात कर रहा है. Select the correct meaning of the phrases used in the sentences given below. The chairman of the company plays a second fiddle. Second fiddle का मतलब secondary role. अब ये मुहावरा है, ये जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं आएगा. In order to become a successful administrator in the office, an executive has to keep his ears to the ground. अपने कान जमीन से लगा के रखो. पागल है क्या? ईयर्स टू द ग्राउंड मतलब क्या? जमीन से कान लगा कर रखो. दैट इसका मतलब क्या है? टू बी वेरी पोलाइट? नो. टू इनकरेज बैकबाइटिंग? माय गॉड, बैकबाइटिंग का मतलब समझते हो ना? गद्दारी. गद्दारी को प्रमोट करें? नो. टू हैव अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर अदर? नो. जमीन से कान गड़ा के रखना का मतलब हुआ हर चीज के बारे में जानकारी रखना. डायरेक्ट स्पीच में शी इज हेल्पिंग माय सिस्टर. चलिए. Prepare an agenda for a meeting to discuss productivity in the work from home model and discussing the tentative timelines for starting on offline office. देखो recent topics पर इंस्टीट्यूट जरूर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है. 2020 में जो एग्जाम हुआ उसके अंदर में इंस्टीट्यूट हमेशा पूछता था ऑनलाइन क्लासेस का फायदा नुकसान. अब यहाँ पर सारी चीजों को ऑफलाइन की बात कर रहा है. स्कूल कब से चालू होगा, ऑफिस कब से चालू होगा. Prepare agenda for a meeting to discuss productivity in work from home model in office and discussing the tentative timelines for starting offline office. कि अब हम अपनी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर इनकॉर्पोरेट करेंगे प्लस ऑफलाइन और
ऑनलाइन, दोनों काम हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एजेंडा बनाना, ये रहा एजेंडा का फॉर्मेट, टाइम, टॉपिक, अटेंडी, स्पीकर, ड्यूरेशन। बट एजेंडा ऑफ अ मीटिंग के अंदर में बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही आदमी बात कर रहा है, तो इतने ज्यादा पार्ट्स करने की जरूरत, ये एजेंडा का फॉर्मेट ये यूज करो। यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है बहुत ही अजीब सा सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ का सॉल्यूशन नहीं, इस तरह का टोटल सॉल्यूशन करो। चलिए लिख लो, उस क्वेश्चन के बगल में लिख लो, एजेंडा का फॉर्मेट फ्रॉम पेज 12.1 आवर नोट्स। डू नॉट सी दिस सॉल्यूशन। चलिए एजेंडा का फॉर्मेट लिख लो, यहां पर नहीं देखोगे, पेज 12.1 अपने बुक से देखो, या फिर प्रिपेयर अ कवर लेटर एंड डिटेल रिज्यूम। लेटर आपको हमेशा लिखना पड़ता है रिज्यूम के पहले, एंड डिटेल रिज्यूम इन द फंक्शनल फॉर्मेट। फंक्शनल फॉर्मेट आपको याद होगा, तीन तरह के फॉर्मेट, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, फंक्शनल फॉर्मेट और मिक्स्ड फॉर्मेट। फंक्शनल फॉर्मेट मतलब यहां पर आपको स्किल पर ज्यादा ध्यान देना है, क्वालिफिकेशंस पर आपको ध्यान कम देना है, स्किल पर आपको ध्यान ज्यादा देना है। फॉर अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट इन अ सीए फर्म, मतलब आप सीए इंटर पास करने के बाद, रोहित वर्मा सीए इंटर पास करने के बाद आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करें, रियल लाइफ का एग्जाम। पहले आपने कवर लेटर लिखा, उसके बाद में आपने यहां से अपना रेज्यूम स्टार्ट। चलो छोटा सा रेज्यूम आपने लिख कर, अब देखिए एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ओरिजिनल नहीं रखना है, अपने मन से लिखना। चल मोबाइल नंबर मैंने आपको बताया था 9876543210, दैट इज द बेस्ट मोबाइल नंबर, या फिर क्रॉस 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 भी दे सकते हैं। आई चल, ये आपका मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ। मॉक टेस्ट पेपर इंग्लिश का मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ अक्टूबर 2020। चल थैंक यू। जब नवंबर का मॉक टेस्ट पेपर पब्लिश होगा, हम लोग बिल्कुल उसको सॉल्व करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में शेड्यूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं तो समय के साथ साथ आपको इन्फॉर्म कर। थैंक यू।